कितने आर्टिकल हैं? 7। नहीं एक पे वक्फ लॉ, फिर एक टीचिंग चिल्ड्रन टू ईट वेल, फिर एक करेक्ट इन द स्ट्रीट्स, एक है राफेल एंड जेट्स, एक है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, एक है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, एक है क्रीमिया पर किसका अधिकार है? क्या है? उठो भाई उठो। कुछ नहीं हुआ। वक्फ बोर्ड के बारे में तो पहले से ही हमने क्या कर रखी है, चर्चा कर रखी है अच्छी तरीके से। वक्फ बोर्ड क्या है? ये वो मुसलमानों का ये क्या है? ट्रस्ट है, जिसके तहत वो क्या करते हैं, अब बोर्ड की ज़मीन को क्या कर लेते हैं, अधिकृत कर लेते हैं। कब इंट्रोडक्शन में आए, इंट्रोड्यूस हुआ था? 1954 के अंदर, 1954 के अंदर। 1995 के अंदर क्या कर दिया, इसकी शक्तियाँ बढ़ा दी, जिसके अंदर इसके अंदर कौन सा सेक्शन जोड़ दिया गया? सेक्शन नंबर 40। सेक्शन नंबर 40 के अंदर था कि किसी भी ज़मीन को क्या घोषित कर सकते हैं वो, और उसको क्या नहीं किया जा सकता, चैलेंज नहीं किया जा सकता। किसके अंदर? कोर्ट के अंदर। अब इस चैलेंज का इन्होंने क्या किया, ब्रॉड लेवल पे क्या किया, मिसयूज किया। क्या उपयोग किया? दुरुपयोग किया, मिसयूज किया। तो अब जो प्रेजेंट ये आर्टिकल है ना, इसी से संबंधित है। जब कोर्ट ने ये सारी चीज़ें पूछी गई तो कोर्ट ने कहा कि इन्होंने सेक्शन नंबर 40 का क्या किया, बहुत ज़्यादा क्या किया, मिसयूज किया। हर कोई ऐसे, जैसे कोई ज़मीन थी ऐसे, और उसके ऊपर कोई क्लियर क्या नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है किसके हैं किसके नहीं है, लेकिन वो बाई यूज़ किसके लिए हो रही है। अगर वहाँ पे नमाज़ पढ़ा जा रहा है तो क्या कर लिया, इसको वक्फ के अंदर शामिल कर लिया। किसके अंदर? वक्फ के अंदर। तो इससे संबंधित ये क्या है, आर्टिकल है। तो इसके अंदर की डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू लॉ के अंदर, जो पहले वाला लॉ था और अब वाले के अंदर क्या है, तो ओल्ड लॉ ऑफ द वक्फ बोर्ड और वक्फ का जो न्यू है, जो सेक्शन 40 of the Waqf Act 1995 they empower the Waqf Board to claim any property and the of that land can only approval to tribunal। तो अब इसमें क्या करते हैं, और किसी भी प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, या क्लेम कर सकते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। कौन? वक्फ बोर्ड वाले। अब जो नया बिल जो लाया गया उसके अंदर क्या किया, द प्रपोज द वक्फ अमेंडमेंट बिल अलाउ द claimants to appeal in the renew court civil court of high court and addition to the tribunal। अब जो भी अगर ये लेना लाएगा तो कौन करेगा, इसका अप्रूवल कौन देगा, इसे आप हाई कोर्ट के अंदर, रेवेन्यू कोर्ट के अंदर, मतलब एसडीएम और कलेक्टर ये क्या करवाएंगे, इसको वो मतलब अप्रूवल देंगे। पहले जैसे ऐसा नहीं कि वो खुद ही क्या कर लें। और फिर द डिसीजन ऑफ द वक्फ ट्रिब्यूनल इज ए डिमांड फाइनल एंड कैन नॉट बी चैलेंज एनी अदर कोर्ट। अब जो यहाँ का वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल ने जो डिसाइड कर दिया वो क्या है, फाइनल डिसीजन होगा पहले। लेकिन अब क्या होगा, ये फाइनल डिसीजन होगा क्या, उसको क्या किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है। फिर इफ़ एनी लैंड हैज़ द मॉस्क्यू ऑन द इट इज यूज ऑफ इस्लामिक रिलीजियस पर्पज इट इज ऑटोमेटिकली कंसिडर वक्फ प्रॉपर्टी। अगर कोई चीज़ किसके लिए, मस्जिद के उपयोग में या नमाज़ पढ़ने के लिए इनके लिए यूज़ हो रही तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती थी, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं होगा। अब तो इसके अंदर कंसिडर करना पड़ेगा वो किसकी है किसकी नहीं। फिर वुमेन एंड पीपल ऑफ द अदर रिलीजियस आर नॉट अलाउड टू बिकम मेंबर ऑफ द वक्फ बोर्ड। महिला और जो अदर जो रिलीजियस के मेंबर थे वो वक्फ बोर्ड के अंदर क्या नहीं थे, अलाउ नहीं थे। लेकिन अब वाले के अंदर क्या कर दिया, द न्यू अमेंडमेंट प्रोवाइड फॉर द इंक्लूजन ऑफ द 2 वुमन एंड 2 मेंबर फ्रॉम द अदर रिलीजियस इन द वक्फ बोर्ड। जिसके अंदर क्या होंगी, 2 महिलाएं तो क्या होंगी, शामिल होंगी, और 2 जो व्यक्ति हैं वो भी अदर रिलीजियस से क्या होंगे, जो अन्य धर्म के क्या होंगे, शामिल होंगे। तो ये था वक्फ बोर्ड। तो समझ में आएगा क्यों चर्चा के अंदर आया है। आज जो आर्टिकल आया वो सेक्शन कौन से लेकर, 40 को लेकर, जो कब जोड़ा गया था, 1995 के अंदर। 1995 में क्या था, कोई भी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड घोषित कर सकते हैं और कहीं पे भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन अब चैलेंज किया जा सकता है। अब इसके अंदर चेंजमेंट कर दिए गए। फिर इंडिया फ्रांस टू फाइनलाइज द 63 करोड़ हजार डील फ्रॉम द 26 राफेल एम जेट्स ऑन अप्रैल 28। इसके ये क्या है, राफेल, देखो ये क्या है, राफेल।
हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे। किससे करेंगे? फ्रांस से। इंडिया एंड फ्रांस आर सेट टू फॉर्मली अनाउंस द कंक्लूजन ऑफ द 63,000 करोड़ डील ऑफ द 26 राफेल एम फाइटर जेट्स ऑन मंडे, ऑफिशियल सोर कन्फर्म्ड। क्या कर दिया गया, हम कितने वो मंगाएंगे राफेल 26, कितने हज़ार करोड़ के अंदर डील हुई, 63,000 करोड़ के अंदर क्या हुई है। एज ए reported by the Hindu earlier, delivery of the jets will be started in 3.5 years once the contract is signed and will be completed in about 6.5 years। अब क्या कर दिया गया, ये डिलीवरी जैसे ही क्या हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी तो 3.5 साल के अंदर ये क्या हो जाएंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे। 3 या 3.5 साल के अंदर क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। द डील इज फॉर 22 सिंगल सीट जेट दैट कैन ऑपरेट of aircraft carriers and for twin seat trainer jets that carrier इसके अंदर क्या किए जाएंगे, 22 तो ऐसे एयरक्राफ्ट दिए जाएंगे जो क्या है 1 सीटर है, मतलब उनको उड़ाने के लिए एक आदमी का क्या होगा, एक आदमी क्या करेगा, उनको उड़ाएगा। ऐसे जैसे ये है ना, अब इसके अंदर कौन बैठेगा, ओनली एक ही, लेकिन इसके अंदर 4 जो राफेल आएंगे वो ट्रेनर आएंगे जो मतलब सिखाने के लिए। इसके अंदर क्या होंगी, 2 सीट होंगी यहाँ पे, एक सिखाने की और एक जो 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 सिखा हुआ होगा वो पीछे से क्या करेगा, तो सिखाने के लिए 4 तो ऐसे आएंगे जो क्या क्या करेंगे, सिखाने वाले, और 2 यस है। द इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी ऑपरेट 36 राफेल जेट्स एक्वायर्ड अंडर ए 60,000 करोड़ डील साइन सितंबर 2016। ये डील भी मैंने एक बार पढ़ाई थी पहले। क्या है, फ्रांस से हमसे ऑलरेडी हम क्या मंगा रहे हैं, 36 क्या मंगा रहे हैं, राफेल मंगा रहे हैं, जो 60,000 करोड़ के अंदर जो साइन हो चुकी थी कब, 2016 के। लेकिन मैंने ये क्यों पढ़ाया था कि ये पूरे एयरक्राफ्ट अभी तक आए नहीं है, इसलिए फिर जो हिंदुस्तान क्या एरोनॉटिक्स लिमिटेड वो भी क्या कर रही है, मतलब एयरक्राफ्ट इनको तैयार करी, तो इसलिए क्या था, ये चर्चा के अंदर था कि उन्होंने भेजे नहीं। देन नेवी ऑपरेट 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स INS विक्रमादित्य प्रपोज फ्रॉम रसिया एंड द इंडिविजुअसली बिल्ट INS विक्रांत इन सितंबर 2022 के अंदर। एक तो हमारे पास जो ये होता है ना, ये उड़ते कैसे हैं, जैसे ये मतलब ये समुद्र के अंदर देखते हो ना, एक जहाज होता है उसके ऊपर ही क्या होती है, पट्टी होती है, वहाँ पे क्या आता है एकदम से कोई वो एयरक्राफ्ट आता है, वहाँ से क्या कर जाता है, उड़ जाता है। ऐसे हमारे पास 2 हैं, एक तो कौन सा है, इधर नेवी ऑपरेट, दो क्या है एयरक्राफ्ट हैं, वो एक तो क्या है INS विक्रमादित्य जो हमने कहाँ से लिए, रसिया से लिए। एक है विक्रांत INS विक्रांत, वो हमने क्या इंडिविजुअली बनाया है, क्या स्वतंत्र रूप से अभी क्या बनाया 2022 के अंदर, है ना, अभी खुद बनाया हमने। और एक कहाँ से लिया है, विक्रमादित्य हमने कहाँ से लिया है, रसिया से। तो ये हो गया। और फिर इसके अंदर क्या होता है, ये पट्टी है ना, अब एकदम से क्या है जो एयरक्राफ्ट आता है और फिर बाद में वो रुकता है कैसे, अब वहाँ पे इतनी सी कम जगह के अंदर उसको क्या होता है, रोकना होता है। देखो यहाँ पे एकदम जो ये जब एयरक्राफ्ट होता है उनको गौर करके देखना कि वहाँ पे क्या होती है, एक ऐसी मतलब वो होती है रस्सी होती है जो क्या करती है, इसको खींचती है पीछे की ओर, क्या करती है, दिखाऊंगे इसे। वीडियो इसमें यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से ऊपर से एयरक्राफ्ट आता है और यहाँ पे क्या कर जाता है, लैंड कर जाता है, और यहाँ से क्या कर जाता है, वो मतलब वो कर जाता है, उड़ जाता है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स विक्रमादित्य को INS विक्रांत विक्रांत
ये जैसे कहाँ पे ये एयरक्राफ्ट देखो यहाँ से ही जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। फ्लाई कर जाएगा। नहीं तो कितना रन वो लगता है, लेकिन यहाँ से क्या कर गया, ऐसे ऐसे आया और ऐसे इसको ऊपर लेकर यहाँ पे क्या करते हैं, ये कौन सा है, INS विक्रांत। अब देखो यहाँ पे एक रस्सी पड़ेगी जो इसको रोक डालेगी ऐसे। जैसे खुद तो कंट्रोल होता ही है, लेकिन वो रस्सी भी और होती है जो उसको क्या कर देती है, और भी क्या कर देती है, कंट्रोल कर देती है। ये क्या है, INS विक्रांत। विक्रांत तक ऊपर यानी विक्रमादित्य से ज़्यादा पर राफेल लेने की वो इसके जनाब खड़ा। कहाँ पे कह रहे हो, सुन रहे हैं? What's the largest plane to land on an aircraft carrier? Well, somehow it was the huge. अरे देखो तो हो गए कितने एयरक्राफ्ट ले रहे हैं हम फ्रांस से, 26, जिसके अंदर 22 तो कैसे होंगे, जो 1 सिंगल सीट के हैं और 2 क्या है, ट्विन सीट वाले। और क्या करेंगे, जो ट्रेनर करेंगे वो ट्रेन देने के लिए काम करेंगे, जो ट्रेनिंग देने के लिए काम करेंगे। ये क्या है, राफेल है। फिर DRDO मैक हेडवे इन हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी। अभी DRDO क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो किसके थ्रू काम करती है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी के तहत। ये क्या है, DRDO। अब DRDO ने क्या बनाया, एक हाइपरसोनिक क्या बनाई है, मिसाइल बनाई है। हाइपरसोनिक मिसाइल मतलब बहुत ही स्पीड से बना। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, कौन सी, DRDL की एक यूनिट है, कौन, DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑन फ्राइडे कंडक्ट ए लॉन्ग ड्यूरेशन ग्राउंड टेस्ट ऑफ एन एक्टिव कोल्ड स्क्रैमजेट सब स्केल कम्बस्टर फॉर आवर 100 सेकेंड एट द नेवली बिल्ट स्टेट ऑफ द आर्ट स्क्रीनजेट कनेक्ट टेस्ट फैसिलिटी इन हैदराबाद के अंदर क्या किया इन्होंने, क्या किया, एक परीक्षण किया जिसके अंदर उन्होंने कितनी देर चलाया, एक स्क्रैमजेट को 1000 सेकेंड। ऐसा करने वाला दुनिया का एकमात्र कौन सा देश है, भारत, पहली बार। नहीं, आज तक जो स्क्रैमजेट परीक्षण करते हैं वो ज़्यादातर कितनी देर तक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 200 सेकेंड या ज़्यादा से मैक्सिमम 300 सेकेंड। लेकिन भारत ने अभी कितना सेकेंड किया है, 1000 सेकेंड। सुपरसोनिक है, मतलब ये ध्वनि से भी कितनी 5 गुना क्या चलती है, तेज़ ध्वनि जैसे स्पीड है। जब मैं बोला ये क्या तेरे को सुना, रियल टाइम, इससे भी 5 गुना स्पीड से क्या चलती है, 5 मैक से क्या ज़्यादा स्पीड से क्या ज़्यादा चलती है। जैसे अभी मैं सुन रहा हूँ, जैसे गोली जाती है ना, तो पहले किसी नहीं लगती, बाद में आवाज़ आती है। हाँ, तो ये कौन सी स्पीड से, कितनी स्पीड से, 5 मैक की स्पीड से। एक जो नॉर्मल, जो 1 मैक हो, जो हमारे को एकदम नॉर्मल सुनता है कोई चीज़, 2 मैक पे ऊपर कर दिया जाएगा तो सुनने से पहले हमारे कोई चीज़ लग जाएगी। अगर तीसरी बार मतलब 3 गुना इस मतलब सुनने की जो ध्वनि के साउंड से भी कितनी, 3 गुना, अगर फिर 4 गुना, ऐसी कितनी गुना, 5 गुना क्या हो जाए, स्पीड हो जाए। और वो कितनी देर तक, 1000 सेकेंड तक क्या किया है इसने, मतलब चलाया इसको, और पहली बार। और हमने क्या किया था, और ये क्या है, दैट टेस्ट इज ए सिग्निफिकेंट मिलस्टोन इन hypersonic weapons technology. DRDO said the ground test follows an earlier one conduct for 120 सेकेंड in January this year. कि इसकी जो जनवरी के अंदर ओनली हम कितने कर पाए थे, 120 सेकेंड की, लेकिन अब हमने कितना किया है, 1000 सेकेंड तक। विद द सक्सेसफुली
of the test of the system will be shown were ready for fully scale flight worthily or commercial testing and official release said। जो अभी क्या हो जाएगा। फिर स्क्रीमजेट और एयर ब्राथिंग engines capable of sustaining compensation at the supersonic speeds without using any moving parts। जो इसके क्या है, जो एयर ब्रीथिंग क्या इंजन है वो कैसे कैपेबल है, बिना मूवमेंट करे हुए क्या करने के लिए, ब्रीथिंग करने के लिए। इतनी भयंकर क्या है ये जो मतलब मिसाइल है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, कौन सी मिसाइल है, क्रूज मिसाइल। एक मिसाइल होती है जो क्रूज मिसाइल होती है, एक क्या होती है ब्लास्टिक, जो बैलिस्टिक मशीन ऐसे कुछ जो मिसाइल होते हैं। जो क्रूज मिसाइल क्या होती है, पहले से इसके अंदर अगर हम कोई टारगेट फिक्स कर देते ना, अगर टारगेट चेंज भी हो जाए तो भी फिर क्या करती है, उसी के ऊपर अटैक करती है। जो बैलिस्टिक मशीन जो मिसाइल होती है उसको तो एक बार हमने अटैक करने के लिए छोड़ दिया, अगर टारगेट मिस कर दिया किसी ने हट गया तो फिर बाद के अंदर वो क्या हो जाती है, मिस हो जाएगी। लेकिन क्रूज मिसाइल क्या होती है, अगर टारगेट हिल डुल भी गया ना तो उस टारगेट को क्या कर लेते हैं, मैंने तेरे ऊपर क्या छोड़ी, मिसाइल छोड़ी। जैसे तुम क्या छोड़ते हो, हमारे घर पे क्या छोड़ते हैं आजकल, जो बास्ते का पूड़ा, वो टारगेट को क्या नहीं करता, मिस नहीं करता, वो सीधा है, वो क्या है, क्रूज मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है, क्रूज मिसाइल। ऐसे ही जो अपनी क्रूज मिसाइल है वो भी क्या नहीं करती, टारगेट को मिस नहीं करती। समझ में आया। जिसके लिए जो मंत्र बोल के तुमने छोड़ा है वो वहाँ पे जाएगा, तो क्रूज मिसाइल भी कहाँ पे जाएगी, वहाँ पे जिसने तुमने मंत्र बोल के क्या करा है, छोड़ा है। आए समझ में। ऐसी क्या होती है क्रूज मिसाइल। और नेशनल जैसे यूएसए और रसिया, इंडिया एंड चाइना एक्टिवली जो प्रोसेसिंग हाइड्रोसोनिक टेक्नोलॉजी, इनकी किस किस के पास है टेक्नोलॉजी, यूएसए, रसिया, इंडिया एंड चाइना के पास। लेकिन भारत के अंदर क्या है, सबसे स्पीड वाली उनके पास टेक्नोलॉजी तो है सुपरसोनिक वाली, लेकिन हाइपरसोनिक वाली, लेकिन क्या नहीं है, इतनी स्पीड वाली नहीं है। लास्ट कितनी 200-300, लेकिन भारत ने कितना ही बनाया 1000। Mach speed refer to the speed and objective relative to the speed of sound in a given medium. It is a dimensional number of calculated by the having the objective speed, the by speed sound. For example, an objective traveling the 1 Mach. ये तो समझ आ गया। 1 Mach और 5 Mach के 1 Mach के अंदर एक जो होने की सामान्य क्या होती है, जिसके अंदर हम सुनाई देती है। लेकिन 2 Mach के अंदर कर दे तो पहले कोई चीज़ लगेगी और बाद में हमें क्या कह देगी, सुनाई देगी। फिर 3 में तो क्या हालत होगी, फिर 4 में तो क्या होगी। तो ऐसी क्या है 5 Mach की, ऐसे तो ऐसे देखो 5 Mach तो बताया जा रहा है, लेकिन ये 6, 7, 8 Mach की भी हो सकती है। तो देखो ऐसा क्या हो, एक तो कौन कौन सी, एक तो सबसोनिक होती है, एक ट्रांससोनिक होती है, एक सुपरसोनिक होती है और एक हाइपरसोनिक होती है। जो सुपरसोनिक स्पीड को दर्शा रहे हैं कि ये कितनी स्पीड से जाती है। अब कोई चीज़ ऐसे सबसोनिक, जो सबसोनिक मिसाइल्स होती हैं वो क्या होती हैं, 1 Mach से क्या होती हैं, कम स्पीड से जाती हैं, 1 Mach से कम स्पीड से। जो ट्रांससोनिक होती हैं वो 1 Mach की स्पीड से जाती हैं, लेकिन जो सुपरसोनिक होती हैं वो 1 Mach की स्पीड से ज़्यादा जाती है। जो हाइपरसोनिक होती है वो 5 Mach से क्या करती है, ज़्यादा जाती है। क्या नाम, थोड़े दिन पहले ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट है अपने पास में, है ना, जो बीकानेर के पास में उड़ा दिया और उसको पायलट को पता नहीं चला कि भाई हम Mach 5 में उड़ा रहे हैं। पीछे भूकंप आ गए, मतलब दीवारें हिल गई, लोगों में वो दरारें चल गई उनमें, मतलब उसको पता नहीं, स्पीड से चलने के कारण मतलब उसको पता नहीं चला, वो निकल गया सीधा। और Mach 5 से चल रहा था वो, Mach 5 से दरारें आ गई पूरे इलाके में। सुना क्या है, सबसोनिक, ट्रांससोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक के अंदर अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए हाइपरसोनिक के अंदर कितनी Mach से जाती है, तो 5 Mach से ज़्यादा। और सुपरसोनिक के अंदर 1 Mach से ज़्यादा, और ट्रांससोनिक के अंदर 1 Mach के बराबर, और सबसोनिक के अंदर 1 Mach से कम। फिर क्रीमिया विल स्टे विथ रसिया से ट्रम्प ने क्या कहा। अब देखो ये क्या है, क्रीमिया है। 2015 के अंदर इसे किसने ले लिया है, पहले ये यूक्रेन का पार्ट था। किसका पार्ट था, यूक्रेन का पार्ट था। लेकिन बाद के अंदर 2015 के अंदर क्रीमिया को किसने ले लिया, रसिया ने ले लिया। क्या ले लिया, रसिया ने। लेकिन अभी जो रसिया और जो यूक्रेन के बीच क्या चल रहा है, वॉर चल रहा है। तो क्या सोच रहे हैं जेलेंस्की कि मैं क्रीमिया को क्या लूँगा, वापस लूँगा। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि
जो ये क्रीमिया के जो भी सपने हैं वो क्या कर दो, त्याग दो। ये किसका है, किसका है, रसिया का है, और ये रसिया के पास ही रहेगा। अब इसके अंदर देख लो कि अब क्वेश्चन आ सकता है कि क्रीमिया कहाँ पे लोकेटेड है, तो कहाँ पे लोकेटेड, ब्लैक सी के पास, सी ऑफ एजोव, इसके पास क्या है, वहाँ पे क्या है, क्रीमिया है। पहले क्रीमिया पर किसका अधिकार था, यूक्रेन का, लेकिन बाद के अंदर 2015 के अंदर किस पर अधिकार कर लिया, रसिया ने अधिकार कर लिया। और क्रीमिया किसके पास है, ब्लैक सी के पास, सी ऑफ जो, और फिर बाद के अंदर ये रसिया का क्या हो गया, अब पार्ट हो गया। यही बात किसने की है, US President Donald Trump said the interview published on Friday that Crimea will stay with Russia, कि क्रीमिया किसके पास रहेगा, रसिया के पास। द लेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द US leader urging Ukraine to make concessions to end the war while it is remains under siege। जो जेलेंस्की अंडरस्टैंड्स दैट, जेलेंस्की समझ जाए, क्या हो जाए, समझ जाए कि ये किसके पास रहेगा, रसिया के पास रहेगा, बोल लिया करो। और पहले किसके पास था, यूक्रेन के पास, और इसके पास में कहाँ पे लोकेटेड है, ब्लैक सी के पास और सी ऑफ एजोव के पास, ऐसे ये होगा। ब्लैक सी के मिड में है, और सी ऑफ एजोव के पास में है। अब दूसरा आर्टिकल, ओवर ए एनुअल रिपोर्ट ऑफ SC ST एंड OBC पैनल ये टू बी मेड पब्लिक। अब क्या लगा है, दो इसके अंदर बता रहे हैं कि एक तो SC और ST और OBC के लिए क्या बनी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी हुई है। क्या बनी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी हुई है। वो कौन कौन सी है, क्या क्या काम करती है, क्यों बनाए रखी है। पहले UPSC का एक फेवरेट क्वेश्चन आता था यहाँ से कि इन तीनों को दे दिया जाता था, और फिर बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है SC ST और OBC के अंदर कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और नहीं है। अब जो अभी हम पढ़ेंगे फिर बाद में बताना कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कौन सी नहीं है। मोर देन डजन crucial annual report of the National Commission of Scheduled Caste, Scheduled Tribe and other backward class have not been made public for you up to 7 years now, while the National Commission for the Scheduled Caste and National Commission for Scheduled Tribe have not submitted their annual report to the President for the last 2 years. The National Commission of Backward Class has not done so far 3 years। कि क्या कर रहे हैं, जो SC और ST और क्या थे OBC वालों को क्या करनी थी, वार्षिक क्या करनी थी, एनुअल रिपोर्ट क्या करनी थी, जमा करवानी थी। किसको, सुप्रीम मतलब प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति को, कि 1 साल के अंदर SC ST OBC के लिए हमने क्या क्या काम किया है, SC ST OBC के लिए किसकी जरूरत है, इसके अंदर क्या चेंजमेंट होनी चाहिए, इसमें क्या नवाचार होने चाहिए। इनके लिए वार्षिक प्रतिवेदन क्या करना होता है, हमें जमा करवाना, किसके पास, राष्ट्रपति के पास। लेकिन पिछले 7 सालों से क्या नहीं करवा रहे, SC ST OBC वाले अपने एनुअल रिपोर्ट नहीं पब्लिश करवा रहे, जिसके अंदर लास्ट 2 ईयर द नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लास, और जो ये क्या है बैकवर्ड क्लास 2 साल से तो कौन नहीं करवा रहे, NCBC वाले, और ये 3 साल से ये नहीं करवा रहे। क्या नहीं करवा रहे अपनी रिपोर्ट को, तो लगभग क्या 7 साल हो गए इन्होंने क्या करवाए हुए, अपनी एनुअल रिपोर्ट को पब्लिश। अब जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो राष्ट्रपति को देनी होती है, राष्ट्रपति उसको कहाँ पे देता है, संसद के अंदर देती है, और इसके ऊपर चर्चा होती है और नवाचार इसके अंदर क्या क्या इम्प्लीमेंट। लेकिन अब उसके पास क्या नहीं आ रही, रिपोर्ट ही नहीं आ रही, तो रिपोर्ट नहीं आ रही तो फिर इसके अंदर वो क्या होंगे, नए। The 3 commissions have a constitutional mandate to submit these reports to the President every year with the review of the implementation of safeguards meant for these communities. The mandate gives to panel powers to recommend any necessary action the union and state government could take the protection, welfare and socio-economic development of these communities। ये एनुअल रिपोर्ट क्यों दी जाती है, कि उनका क्या उसके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, उसके उनको प्रोटेक्शन मिल सके, इनसे संबंधित क्या कोई एक्शन लेना हो, स्टेट है यानी इनको लेना हो, तो उसके लिए क्या दी जाती है, ये रिपोर्ट दी जाती है। रिपोर्ट के अंदर चीज़ें लिखी होती हैं, सरकार को पता चलता है इसकी क्या रिकमेंडेशन, ये चीज़ें ये ज़रूरतें हैं, तो इनको क्या करना होना, फुलफिल हो। तो अगर हम कुछ हमारी बातें रखेंगे तभी तो पता चलेगा, लेकिन पिछले 7 साल से हम क्या नहीं रखे, रिपोर्ट ही नहीं दे रहे। और फिर
In the past, these recommendations have gone into broad areas of policy making, including different aspects of reservation criteria for creamy layer exclusion and categorizations of communities and health and infrastructure interventions. अब इसके अंदर क्या है, इससे बहुत सारी पॉलिसी मेकिंग के अंदर हम क्या करें, इसके क्या रखें, इनके हकों को रखें, क्रीम लेयर लागू होना, तो वो सारी चीज़ों को हम क्या करें, लेकिन क्या नहीं कर रहे, ये रिपोर्ट ही नहीं दे रहे. नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब वाज सेटअप इन 2004 बाय अमेंडिंग आर्टिकल 338 एंड बाय इंटरेस्टिंग ए न्यू आर्टिकल 338A in the constitutional through the 89 Constitutional Amendment Act 2003. Hence it is a constitutional body. इसको क्या, कौन से 2003 के अंदर क्या बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. कौन से संविधान संशोधन करके, 89वां संविधान संशोधन करके ये क्या बन गए, कॉन्स्टिट्यूशनल. कौन सी, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब. कब किया, 2004 के अंदर इसको अमेंडिंग करके, और इंटरेस्टिंग न्यू आर्टिकल जोड़ दिया गया. कौन सा, 338A. अब ये पहले क्या थी, पहले शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए एक ही था क्या, कमीशन, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल, और ये दोनों क्या थे, एक थे. लेकिन 2004 के अंदर क्या कर दिया, इनको सेपरेट कर दिया. कौन सा संविधान संशोधन करके, 89वां संविधान संशोधन करके. और ये क्या हो गया, संवैधानिक बॉडी हो गई. कौन सी बॉडी है, एक संवैधानिक बॉडी है. बाय द अमेंडमेंट द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब वाज रिप्लेस्ड बाय द टू सेपरेट कम्युनिकेशंस नेम्ड. अब क्या कर दिया, इनको दोनों को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया. द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. इसके अंदर कॉम्पोजिशन क्या होता है, it is a consist of the chairperson and vice chairperson and 3 other members who are appointed by the president by warrant under the hand and seal. इसके अंदर क्या होता है, एक तो क्या होता है, अध्यक्ष होता है. क्या होता है, अध्यक्ष होता है. एक क्या होता है, उपाध्यक्ष होता है, और 3 अन्य सदस्य होते हैं जिनको कौन अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति. आप पूछ ले कि शेड्यूल जो हमारा जो क्या है, शेड्यूल ट्राइब है, उस जो कमीशन है उसके अंदर कितने मेंबर हैं, तो हम बताएंगे कि एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष और 3 क्या है, मेंबर हैं. इनको कौन अपॉइंट करता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है. कौन करता है, राष्ट्रपति करता है. और ये क्या है, कोई संवैधानिक बॉडी है क्या, जो सांविधिक बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है. अभी हमने आर्टिकल 338A का नाम लेना है. क्या आर्टिकल के अंदर कोई चीज़ है, वो क्या है, मतलब संवैधानिक चीज़ है, संवैधानिक बॉडी है. फिर एक कंपोजिशन, इट इज ए कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन, ये तो हो गया. द चेयरपर्सन, द वाइस चेयरपर्सन एंड द अदर मेंबर होल्ड ऑफिस ऑफ फॉर ए टर्म ऑफ 3 years. इनका कार्यकाल कितना होता है, 3 साल है. द मेंबर आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 2 terms. फिर आर्टिकल 368 फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डील विद द प्रोविजंस रिलेटेड टू द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट. 368 किसके लिए, नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट. 338A किसके लिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के लिए. पहले क्या था, एक के अंदर ही थे, लेकिन बाद के अंदर उसको सेपरेट करने के लिए हमने 89वां संविधान संशोधन 2004 होगा सही, 4 मतलब वो किया था, सेटअप किया था इसको 2003 के अंदर सेपरेट. 2003 के अंदर क्या कर दिया इनको, 2000 के अंदर इसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया. अब पहले क्या थे, एक ही थे. अब उसके लिए कौन सा आर्टिकल जोड़ा हमने, 338A जोड़ दिया. और 338 के अंदर कौन सा है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट. शेड्यूल ट्राइब किसके अंदर है, 338A के अंदर. 65 द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990. इट अमेंडमेंट आर्टिकल 33 Act of the Indian Constitution and provide for the establishment of a high-level multi-member national commission for scheduled caste and scheduled tribe. The constitutional body replaced the commissioner for SC and ST. पहले क्या
65वां संविधान संशोधन 1990 के अंदर अमेंडमेंट किया गया 338 के अंदर, किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के, प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हाई लेवल मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन एससी और एसटी के लिए क्या था, 338 के अंदर, पहले दोनों के अंदर ही 338 एससी और एसटी दोनों के लिए एक ही क्या था, कमीशन था, इसी के अंदर मल्टी मेंबर हो जाएंगे दोनों के। दिस ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिप्लेस द कमिश्नर ऑफ एससी एसटी, फिर बाद में इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया गया। पहले एक ही थे लेकिन बाद में, पहले भी क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, लेकिन बाद में पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसके अंदर थी, 338 के अंदर, फिर बाद के अंदर इसको रिप्लेस कर दिया, एक को 338 के अंदर रहने दिया, एक को क्या कर दिया, 338 एक के अंदर जोड़ दिया गया, दोनों ही क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। द 89 द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 इन फर्दर अमेंडमेंट आर्टिकल 338 एंड इंटरेस्ट इन स्टार्टेड ए न्यू आर्टिकल 338 A in the Constitution. As a result of the amendment, the National Commission of Scheduled Caste and Scheduled Tribe was, क्या बोलो उसको, हाँ, bifurcated into two separate bodies. फिर ये दो बॉडीज के अंदर क्या हो गई, अलग अलग होगी। दो बॉडी कौन कौन सी होगी, एक तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट आर्टिकल 338, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब आर्टिकल 338 ए, establishment of National Commission of Scheduled Caste. The separate National Commission of Scheduled Caste was finally established in 2004। 2004 के अंदर ये फाइनली क्या हो गया, स्टेब्लिश हो गई, क्या हो गई, स्थापना हो गई, किसकी, इसकी नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब की और कास्ट की, शेड्यूल कास्ट वाले की फाइनल 2004 के अंदर क्या होगी, स्टेब्लिशमेंट हो गया। फिर बाद के अंदर देखते हैं। फिर कॉम्पोजिशन, शेड्यूल के कास्ट के अंदर भी कॉम्पोजिशन क्या है, सेम है। द चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 3 अदर मेंबर, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट और अंडर द हैंड एंड सील, देयर कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट एंड टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ, जो इनका जो कार्यकाल कौन डिसाइड करेगा, राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। और चेयरपर्सन और एक तो क्या होगा, अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष और होगा, 3 मेंबर होगा। उसके अंदर तो कितने साल का कार्यकाल था, 3 का। और इसका कार्यकाल कौन डिसाइड करेगा, ये करवा देंगे नेशनल। एज पर द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड द मेंबर, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म, टेन्योर, रूल ऑफ 2004 के अनुसार क्या करेंगे, जिसके अंदर जो टर्म और कंडीशन है उसके आधार पर क्या उनका कार्यकाल होगा। अगर कोई मतलब कुछ अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसे पहले भी हटा सकते हैं, वो उस हिसाब से देख लेंगे। द चेयरपर्सन, द वाइस चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शैल होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच ही सी अज्यूम्स सच एज ऑफिस, जिस दिन ऑफिस से क्या किया प्रवेश किया उस दिन से कितने दिन, 3 साल का अगर उनका कार्यकाल रहेगा, अगर वो कंडीशन को अगर बीच के अंदर क्या नहीं करते, कोई ब्रेक नहीं करता। द चेयरपर्सन, द वाइस चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 2 टर्म्स, 2 टर्म्स मतलब 2 कार्यकाल से ज़्यादा क्या नहीं होगा इनका, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन रह सकते हैं, 6 साल। 6 साल के बाद के अंदर ये दोबारा नियुक्ति नहीं हो सकती इनकी। ये था। फिर है द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज इन ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब तो क्या बना दिया गया, द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, एक तो SC ST थी और एक बैकवर्ड क्लास के लिए। तो आर्टिकल 338B of the Indian Constitution deal with the provisions related to the National Commissioner for Backward Classes, complying with the Mandel case, जो Mandel case था उसका जजमेंट आया of the Supreme Court of the Parliament enacted the National Commission for Backward Class Act 1993। इसलिए क्या कि 1993 का क्या है, मंडल का क्या है, जो मंडल केस था उसका जजमेंट आया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक एक्ट लेके, कौन सा, 1993 वाला, उसके अंदर पे द एक्ट इस्टेब्लिश्ड बाय द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। उसके अंदर क्या थी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी मतलब सांवैधिक बॉडी, सांवैधिक बॉडी का मतलब संविधान के अंदर मतलब नहीं थी, किसके अंदर थी, संविधान, इसे एक्ट द्वारा जोड़ा गया था। अभी लाया गया था ना, कोई एक्ट द्वारा कोई चीज़ जोड़ी जाती है उसको तो क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी, सांवैधिक निकाय। और जो
अनुच्छेदों के अंदर जिसका उल्लेख हो उसे क्या बोलते हैं? संवैधानिक निकाय या संवैधानिक बॉडी। लेकिन अब जो एक्ट के द्वारा की गई थी 1993 में, तो क्या थी? एक स्टैच्यूटरी बॉडी या संवैधानिक बॉडी। किसके अंडर में काम करती थी? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। फिर कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 102 102वां संविधान संशोधन 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018। इट इन स्टार्टेड ए न्यू आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? 338B इन द कॉन्स्टिट्यूशन conferring the constitutional status on the National Commission of Backward Class। इसको भी कौन सा स्टेटस दे दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। कैसे दे दिया है? क्योंकि आर्टिकल ही जोड़ दिया 338B। जैसे 338B जुड़ा उसके अंदर इसका क्या था? प्रावधान था। पहले 338 था ही नहीं, तो ये संवैधानिक निकाय था ही नहीं। क्या था? पहले संवैधानिक निकाय नहीं था, क्या था? सांविधिक निकाय था। सांविधिक निकाय क्या था? 1993 के एक्ट के तहत यह क्या बनी थी? बैकवर्ड क्लास के लिए कमीशन बना था। लेकिन बाद के अंदर हमने क्या किया? 102वां संविधान संशोधन किया। कब किया? 2018 के अंदर। फिर हमने क्या? 338B जोड़ा, और फिर बाद के अंदर ये कौन सी बॉडी होगी? संविधान, जो क्या होगी? संवैधानिक बॉडी। अभी पहले यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन आता था, क्या देते थे? SC और ST, और फिर बाद में दे देते क्या? ये दे देते बैकवर्ड क्लास। अब इनमें से बताओ कौन सी संविधान जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है? कौन सी थी पहले? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, कौन सी नहीं थी? पहले तो तीनों, वो तो थी संविधिक तो थी कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो पहले से ही, मतलब 338 के अंदर तो SC ST पहले से ही थी। शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट वाली थी ना, वो थी। शेड्यूल ट्राइब वाली तो 2003 वो सेपरेट करके बनाया उसको। तो पहले ऐसा था कि SC ST के अंदर क्या कर दो? मल्टीवे कर दो। लेकिन अब पहले क्या किया था? जो बैकवर्ड क्लास वाली थी ना, ये 1993 में किस में बनी है? 1993 के एक्ट के तहत बनी थी। ये कौन सी स्टैच्यूटरी बॉडी है? इसके लिए क्या था क्वेश्चन? फिर ये रहती थी उसके अंदर, फिर किसको करना रहता था हमें? कौन सी बॉडी है? स्टैच्यूटरी बॉडी। कौन सी? ये। लेकिन 2018 के अंदर क्या बन गई? ये भी क्या बन गई? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई। क्यों? हमने कौन सा आर्टिकल जोड़ दिया? 338। वो दोनों ही पहले से क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। क्यों थी? कि उसके अंदर क्या था? SC ST का दोनों जगह उल्लेख था, उनके लिए एक ही था। लेकिन बाद में हमने क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया, दोनों को अलग अलग बना दिया। पहले मतलब ऐसे हो, पहले एक ही घर के अंदर दोनों बेटे रहते हों, लेकिन मतलब है तो दोनों बाप के ही ना बेटे, लेकिन बाद में क्या कर दिया गया? दोनों को अलग अलग मकान बना दिया। अभी भी क्या है? उसी बाप के बेटे तो है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। लेकिन पहले क्या थे? एक जगह रहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्या बना लिया? अपने घर अलग अलग बना लिए कि हमारा ऑफिस ये है और वो हमारा ऑफिस। पहले एक ही ऑफिस के अंदर सारे क्या होंगे? मेंबर होंगे। मल्टी क्या होंगे? मेंबर्स ऐसे नहीं होंगे। और इसका कॉम्पोजिशन क्या है? द चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 3 अंदर मेंबर। इसके अंदर भी एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य मेंबर होंगे। और दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर द हैंड एंड सील। देयर कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस एंड डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेज, जो मतलब ये बनाए। इसके लिए कौन डिटरमाइंड करेगा इनका टेन्योर? प्रेसिडेंट जो भी करेगा, और जो भी अंडर द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड मेंबर। कंडीशन सर्विस एंड टेन्योर रूल किसके आधार पर? 2004 के अनुसार जो रूल के आधार पर उनका ये होता है। द चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एज्यूम्स एज ऑफिस। जिस दिन से उन ऑफिस के अंदर पहला दिन है, वहाँ से 3 साल तक क्या रहेगा इनका कार्यकाल। द चेयरपर्सन, द वाइस चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 2 terms। कि 2 बार क्या हो गए? नियुक्त हो गए। उसके बाद के अंदर क्या नहीं हो सकते? उनकी योग्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फिर बाद के अंदर वो बन सकते हैं क्या? उसके नहीं बन सकते। तो समझ में आया? मैं फिर भी समझा देता हूँ एक बार। पहले 338 के अंदर क्या था? SC और ST के लिए क्या था? दोनों के लिए सेम था। फिर बाद के अंदर हमने कौन सा संविधान संशोधन किया? 89 संविधान संशोधन 2003 के अंदर। फिर हमने SC और ST के लिए क्या बना दिया? अलग अलग बना दिया। ये क्या? दोनों क्या? संवैधानिक निकाय।
पहले फिर बाद के अंदर 1993 के अंदर मंडल के आयोग के जजमेंट से 1993 के एक्ट के तहत हमने क्या बनाया था, बैकवर्ड क्लास के लिए क्या बनाई थी, बॉडी बनाई थी, जो कि एक संवैधानिक निकाय थी। फिर हमने कौन सा संविधान संशोधन किया, 104वां संविधान संशोधन कब किया, 2018 के अंदर। इसको भी हमने क्या बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कौन सा आर्टिकल जोड़ के, 338B जोड़ के। और इन सब का कार्यकाल कितना होता है, 3 साल का। इसके अंदर जो अध्यक्ष, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 मेंबर होते हैं, समझा। और जो एक आदमी एक बार प्रवेश कर दिया तो कितने दिन तक रह सकता है, 3 साल तक। और लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार अपॉइंट हो सकता है, 2 बार। 2 बार से ज़्यादा अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। ये क्या है, मतलब इसके अभी भी क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा, समझ में आएगी पूरा। फिर हमने ये नीचे वाले दोनों पढ़ा रखे हैं पहले से। हाँ तो वैसे ही हो गया, 40 हो गए। ईरान वाले मैंने बार बार बता रखे कि जो किसके, डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या कर दिया, पहले क्या था, एक समझौता हो रखा था इनका, जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, किसके बीच, ईरान और अमेरिका के बीच। 2015 बराक ओबामा ने किया। लेकिन बाद में जैसे डोनाल्ड ट्रम्प क्या आया, सत्ता के अंदर आया, उसे इस समझौते को क्या कर दिया, इसने तोड़ दिया। जैसे ही तोड़ा, फिर क्यों तोड़ा, क्यों इजराइल और ये क्या नहीं थे, ईरान क्या है, हिजबुल्ला और ये क्या है, उनको समर्थन करता है। तो इजराइल जैसे अगर ये क्या बना लेगा, और परमाणु बम ये बना लेगा, तो बाद में क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, इनका क्या इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा। तो फिर बाद में कान बनना स्टार्ट किए, किसने, इजराइल ने, ईरान ने क्या किया, इसको क्या करो, सऊदी अरेबिया ने, इजराइल ने, इसने कान भरे यूएसए की, जो तुमने क्या किया, जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन किया है, इसको क्या करो, रद्द करो। तो फिर डोनाल्ड ट्रम्प 2018 के अंदर क्या कर देता है, इसको रद्द कर देता है और उसके ऊपर क्या लगा देता है, सैक्शंस लगा देता है। तो फिर जो मतलब फिर ईरान क्या चले जाता है, बहुत ही घाटे के अंदर जाता है, बाद में इससे व्यापार नहीं करेगा। और ये सारी क्या हो जाती हैं, चीज़ें हो जाती हैं, और यही सारी चीज़ें अब चल रही हैं। और फिर एक दिन मिड डे वाले बताए थे, वही है। तो मतलब सरकार ने क्या थी, जो लास्ट मंथ वर्ल्ड पेरिस के अंदर न्यूट्रिशन ग्रोथ समिट हुई, जिसके अंदर कहा है कि अभी के देते 1000 दिनों के लिए हम क्या देते हैं, बच्चों को क्या देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं। उसको कितने दिन के बढ़ाकर कितने दिन तक करो, 4000 दिनों के लिए। 4 मतलब 1 साल का मतलब 1000 का दिन मतलब 365 366 मतलब 3 साल के लिए क्या देते हैं हम, 3 साल तक के बच्चे को क्या प्रोवाइड करवाते हैं, न्यूट्रिशन। तो अब क्या करवाओ, 4000, तो कितने हो गए इसके अंदर, 3 6 9 12 साल तक क्या करवाए, न्यूट्रिशन ऐसे क्या करवाए, प्रोवाइड करवाओ। किनको, बच्चों को। क्यों करवाओ, क्योंकि बच्चों को अभी पता ही नहीं क्या खाना है क्या नहीं खाना। आजकल क्या हो गया, ऑनलाइन क्या हो रहा है, ऑर्डर होते हैं, जिसके कारण फास्ट फूड का कंजम्पशन क्या हो रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे ओबेसिटी देखी जा रही है, मोटापा देखा जा रहा है उनके अंदर। और जो क्या हाई शुगर वाले जो क्या कंटेंट है, उनको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, जिससे कारण क्या हो रही है, उनके अंदर मोटापा, शुगर, डायबिटीज़ ऐसी क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए क्या करो, सरकार क्या करवाई, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। 1000 जगह की जगह कितने दिन, 4000 तक, 4000 दिनों तक न्यूट्रिशन प्राप्त करवाएगी। तो फिर बाद के अंदर सरकार जो उनकी आवश्यकताएं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके आधार पर क्या करवाई, फूड प्रोवाइड करवाए, जिससे क्या हो, बच्चों के अंदर ये समस्याएं नहीं देखी जाए। तो ये था, ठीक, थैंक यू।